जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईटी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एससी पीटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन सभी सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकता है। और इससे पहले भी हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। उन प्रैक्टिस सेटों को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन दिल्ली में लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। तो बताइए भाई, चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। और अगर बात करें दोस्तों, 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और लोधी वंश भारत में स्थापित पहला अफगानी शासन था तथा बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की गई थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो बताइए भाई, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किसके द्वारा की गई थी। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इनका बचपन का नाम मूलशंकर था और इन्हीं के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था तथा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। और इनके गुरु जो है विरजानंद थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो है बौद्ध ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें बौद्ध धर्म के साहित्यों को त्रिपिटक कहा जाता है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा, इनके बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी वो धातु मिली है। तो बताइए भैया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले स्थान से क्या मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा जो है यहाँ से मिला है। और अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी था। तो बताइए भाई, चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें हम्पी जो है जिसकी राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर की जो है राजधानी हम्पी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी तथा हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। तो भगत सिंह जो है आपका काकोरी ट्रेन डकैती के मामले से संबंधित नहीं है। अगर बात करें भगत सिंह का, तो भगत सिंह जो है लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से जो है भगत सिंह संबंधित हैं। और अगर बात करें दोस्तों इस
काकोरी ट्रेन डकैती की, तो ये जो है आपकी 9 अगस्त 1925 में हुई थी। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र आपका 1929 में, जबकि काकोरी ट्रेन डकैती आपका 9 अगस्त 1925 में हुई है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जो है काकोरी ट्रेन डकैती के मामले से अभियुक्त यानी कि संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला एनी बेसेंट हैं। और अगर बात करें दोस्तों एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया है तथा 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि एक विदेशी महिला थी। और अगर आपसे पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये जो है सरोजिनी नायडू बनी है, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे विदेशी पूछता है तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि 1917 में बनी है। और अगर भारतीय महिला प्रथम पूछता है तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस शहर में शुरू किया था? तो बताइए भैया, महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के बॉम्बे ग्वालियर टैंक अधिवेशन 1942 में इसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था? तो बताइए भाई, इनमें से राइट आंसर चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पिंगली वैकेया के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार किया गया था। और अगर बात करें दोस्तों, पिंगली वैकेया ने 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था तथा बाद में 1931 में जो है लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग जोड़ दिया गया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है कि लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग जो है भारतीय ध्वज में कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 1931 ईस्वी में जोड़ा गया था। और पिंगली वैकेया के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखकों में से एक नहीं है? तो बताइए भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम। यही आपका लाला लाजपत राय के लेखनों में से नहीं है। अगर बात करें इंडिया विंस फ्रीडम की, तो ये जो है आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछी जाती है बहुत। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों प्रशांत महासागर की, तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो बताइए भैया, वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन पाया जाता है? तो 1% जो है आर्गन वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार की अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1% आर्गन पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न में से
किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगर बात करें प्रतिशत में, अगर आपसे पूछता है कि जो है भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनों का किस राज्य में है, तो मिजोरम राज्य में। याद रखिएगा, मिजोरम राज्य में प्रतिशत में वनों की मात्रा अधिक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी को गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं? तो काली मिट्टी में जो है गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं। और अगर बात करें दोस्तों काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी यही आपकी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और साथ ही बता दें लैटेराइट मिट्टी, तो ये आपकी चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी शब्द का उद्योग है। तो जी शब्द जो है आपका ग्रास है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो कि 60 नंबर का है। कह रहा है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1998 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो बताइए भैया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1978 के लेखक जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए 64 देशों के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भैया भारत का 40वां स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। तो इस साथ में ये भी याद रखिएगा, भारत को जो है 40वां स्थान तथा डेनमार्क को इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो बताइए भैया यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हर्जाने की अपेक्षा का अधिकार, यही जो है आपका उपभोक्ता अधिकार है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो बताइए भैया भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थक मूल्यों की घोषणा करता है? तो यह आपका भैया कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2018 यूपी पुलिस और अभी 2019 यूपीएसआई दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये भैया आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153 जो है राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, अनुच्छेद 124 की
तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 148 की, तो इसमें जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्त का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है? तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आपका वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित हो। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 13 जो है यही आपका वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, भाग 9 की, तो भाग 9 जो है पंचायती राज का प्रावधान है। और अगर बात करें भाग 10 की, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है तथा भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। तो इस सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 13 में जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों का प्रावधान है। तो ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो बताएं भैया यहाँ से चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें यह कहा गया हो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका प्रावधान भैया अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो बात करें दोस्तों 9 राज्य जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनती है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो है सीमा या लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनती है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? तो बताएं भैया यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती हो? तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर त्वरण के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर त्वरण के फार्मूले की बात करें तो त्वरण इक्वल टू आपका वेग परिवर्तन अपॉन में समय होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन में समय होता है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न प्रकार से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा भैया, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षर डी से जो है निरूपित किया जाता है और इसे विज्ञान की भाषा में डायोप्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो बताइए भैया पानी के प्रत्येक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो यहाँ से बताइए भैया कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके 2 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर जल की बात करें तो इसका फार्मूला H2 होता है और यह एक प्रकार का यौगिक होता है। तो साथ में दोनों के दोनों याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं।
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश मिश्र धातु कापर और टिन का मिश्रण है। तो कौन सी धातु जो है कापर और टिन का मिश्रण है, बताएं भैया। तो बेल मेटल यही आपका कापर और टिन का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। तो हैजा जो है आपकी जल जनित बीमारी है, यह दूषित जल पीने से हैजा बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे और मैथ, रीजनिंग तथा इंग्लिश के क्वेश्चनों को दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 36 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए शब्दों का विलोम चुने। तो आग्रह का आपको विलोम बताना है। तो दिए हुए ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दुराग्रह यही आपका जो है आग्रह का विलोम होता है। और अगर बात करें अदर ऑप्शनों की विग्रह की, तो विग्रह का जो है विलोम अनुग्रह होता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्य कह रहा है किए हुए को मनाने वाला। तो किए हुए मनाने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, यही आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात इस सेंटेंस का सही रूप है किए हुए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहा जाता है, जबकि इसमें थोड़ा सा अटपटा दिया है, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। इसका सही रूप होगा किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है सलिल किसका पर्यायवाची है। तो बताइए भैया, सलिल जो है दिए हुए ऑप्शनों में से किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सलिल जो है जल का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता हो। तो मुहावरा है आपका हाथ मलना। तो बताएं भाई, हाथ मलने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पछताना यही आपका हाथ मलने मुहावरे का अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनिष्ट जो है यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी के आपके तीनों ये ए, बी, डी, ये तीनों के तीनों आपके गलत दिए हुए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका अनिष्ट सही रूप से लिखा हुआ है। और अगर बात करें दोस्तों अनिष्ट के अर्थ की, तो इसका अर्थ अशुभ होता है और यह ईष्ट का विलोम शब्द है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो बताएं भाई, यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में पहला आईआईटी परिसर स्थापित किया जाएगा। और बात करें यहाँ पर आईआईटी मद्रास परिसर स्थापित किया जाएगा, तो साथ में ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि तंजानिया में कौन सा आईआईटी स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मद्रास परिसर स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कराए संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजित किस देश की अध्यक्षता में हुआ है। तो यह आपके भारत के अध्यक्षता में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें वर्ष 2023 में संघाई संगठन का 9वां सदस्य देश जो है आपका ईरान को शामिल कर लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। किसे भैया, ईरान को जो है 90
सदस्य के रूप में जो है संघाई सहयोग संगठन में शामिल कर लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हर्ष चौहान ने जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कराए जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार दिया है? तो बताइए भैया, भारत देश ने किसे जो है कॉर्वेट INS कृपाण उपहार दिया है? तो विनायक नाम को जो है भारत के द्वारा जो है ये मिसाइल उपहार के रूप में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें INS कृपाण कुखरी श्रेणी की तीसरी स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है, जिसे नियत नाम को उपहार के रूप में दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। NIA में जो है ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें ये NIA जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नाम है तथा ऑपरेशन ध्वस्त आतंकवादी गैंगस्टर नार्को गठजोड़ को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑपरेशन ध्वस्त जो है आपका आतंकवादी गैंगस्टर नार्को गठजोड़ को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह भैया आपका नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें यह संग्रहालय सेंट्रल विक्टा परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, किस भारत राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये जो है तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं? तो बताएं भैया, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बता दें ऑप्शन नंबर बी बुरुंडी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं भैया। तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इस सूचकांक में कुल 163 देशों ने भाग लिया था तथा इसमें भारत की रैंक 126वीं थी। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, इसमें 163 देशों ने भाग लिया है और भारत की रैंक जो है 126वीं रैंक थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा AP शाही को जो है उपभोक्ता विवाद निवारण का आयोग अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और यह जो है आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है तथा इसकी लंबाई 4800 मीटर के करीब है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 62 नंबर का है, कह रहा है सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। तो बताएं भैया लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपका मोनपा जो है जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों लोसार उत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो है तवांग जिले के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार का उत्सव है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कभी कभी इसके स्थान को भी पूछ लेता है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 64 नंबर का है, कह रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताएं भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम विश्वेश्वरैया का जो है जन्म दिवस इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें इंजीनियर दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। और यह एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। तो माचा जो है आपका मध्य प्रदेश की एक प्रकार की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की लेजिम की, तो लेजिम जो है आपका महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। और बात करें ओट्टम थुल्लन की, तो यह आपकी केरल राज्य की जो है नृत्य शैली है। और चिराव की बात करें तो यह आपका राजस्थान का जो है नृत्य शैली है। आपका चिराव जो है कई एग्जामों में पूछा हुआ है, याद रखिएगा यह राजस्थान की है। जेलिम महाराष्ट्र की, ओट्टम थुल्लन ये आपकी केरल की है, जबकि माचा आपकी मध्य प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इसकी कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 507 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो किरण देसाई के द्वारा भैया बताइए कौन सी पुस्तक लिखी गई है इन चारों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। यही आपकी जो है किरण देसाई के द्वारा लिखी हुई एक प्रकार की पुस्तक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर बात करें दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था तथा प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और इसमें अभी तक कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो बताइए भैया कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थित है। और अगर बात करें दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक अर्थात 6 राज्यों में विधान परिषद है। और इनमें 1/6 सदस्यों को जो है राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर जो है राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और अब साथ ही बता दें, पांडुचेरी भारत में एक विधानसभा वाला पहला राज्य है तथा इसका 1962 में पांडुचेरी को केंद्र शासित राज्य के जो है रूप में बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1962 में इसको जो है केंद्र शासित राज्य के रूप में बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।